बहू की जुबान पर लगाम नहीं। मीनाक्षी को बहुत ज्यादा उल्टा बोलने की आदत थी, जिस वजह से उसकी खुद की माँ भी उससे बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। वे बार बार उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन मीनाक्षी फिर भी समझने को तैयार नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ आशा उसकी बातें सुन रही होती है। उसकी माँ आशा उसकी टोकते हुए बोलती है, मीनाक्षी, तूने पड़ोसन से झगड़ा क्यों किया? तुझे कितनी बार बोला है कि इस तरह की लड़ाई मत किया कर। कल को तेरी शादी होने में दिक्कत हो जाएगी, ससुराल वाले क्या कहेंगे? पर माँ, आप ही देखिए ना, वो बेकार में मुझे जब देखो उल्टा बोलती रहती है। परसों तो वो बोल रही थी कि तेरी माँ बिल्कुल तेरी तरह भैंस जैसी दिखती है। अब आप ही बताइए मैं कैसे चुप रहती? क्या वो मुझे भैंस बोल रही थी? उसने कभी खुद को देखा है कितनी बुरी दिखती है, जैसे कोई हाथी हो। ठीक है, फिर तो तूने उसे सुनाकर बिल्कुल ठीक किया, लेकिन बेटी फिर भी थोड़ा सोच समझ कर बोला कर। माँ, मैं जानती हूँ कि अगले महीने मेरी शादी है, मुझे थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, वरना अगर किसी पड़ोसी ने मेरे ससुराल में मेरी शिकायत कर दी तो क्या होगा? शिकायत की बात तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरे ससुराल वाले बहरे होंगे। जब तू उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया करेगी तो वो खुद समझ जाएंगे कि उनकी बहू की जबान पर बिल्कुल भी लगाम नहीं है। वे यही बोलेंगे कि मैंने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि तू मेरी कोई बात सुनकर राजी नहीं होती। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और उसके बाद मीनाक्षी की शादी प्रभास के साथ हो जाती है। प्रभास बहुत ही सीधा और सरल लड़का था, जो बहुत कम बोला करता था। वही मीनाक्षी की जुबान पर बिल्कुल भी लगाम नहीं थी। उसकी मुंह दिखाई की रस्में चल रही थी, जहाँ घर की औरतों के साथ पड़ोसनें भी बैठी हुई थी। तभी एक पड़ोसन बोली, कुछ भी कहो, मीनाक्षी बहू देखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन जो प्रभास के लिए पहला रिश्ता आया था ना, वो लड़की ज्यादा सुंदर थी। ये तो कहो कि वो लड़की मांगलिक निकल आई, वरना प्रभास की जोड़ी उसके साथ कितनी सुंदर नजर आती। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और मैंने तो सुना है कि उस लड़की के बाप की गांव में बहुत जमीन है और शहर में भी 2 फैक्ट्रियां थी। प्रभास की शादी अगर उस बेटी से हो जाती तो प्रभास की जिंदगी तो संवर ही जाती। अब मीनाक्षी की जुबान पर तो लगाम थी नहीं, इसलिए वो घूंघट के अंदर से बड़बड़ाने लगती है और बिना डरे उन पड़ोसनों को जवाब देती है, आंटी जी, आपको थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं? अब अगर मैं आपको जवाब दूंगी तो आप सब बोलेंगे कि बहू की जुबान पर लगाम नहीं है, लेकिन आप खुद बताइए कि यहाँ पर ये सारा समारोह मेरे लिए रखा गया है क्योंकि मैं इस घर की नई बहू हूँ, और आप लोग मेरे ही सामने मेरी ही बुराई कर रहे हैं। अरे थोड़ी तो शर्म कर लीजिए, और अगर फिर भी शर्म नहीं आती तो अपनी जुबान पर लगाम लगाओ और सेंटर फ्रेश खाओ। हाँ। मीनाक्षी की ये तीखी जुबान देखकर दोनों पड़ोसनें हैरान रह जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। दोनों ही अपने पल्लू से अपना मुंह छिपाने लगती हैं और वहां से तुरंत चली जाती हैं। वहीं पास में खड़ी हुई उसकी सास कमला, जो कि मीनाक्षी के साथ थी, ये सब देखकर कांपने लगती है और अपने मन में कहती है, हे राम जी, जब मैं शादी करके आई थी तो 4 दिन तक मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी जुबान नहीं खुली थी, और मेरी बहू को देखो, इसकी तो जुबान पर लगाम ही नहीं है। क्या करूंगी मैं इसका? कैसे निभेगी इससे? मीनाक्षी की जुबान पर सच में लगाम नहीं थी। वो आए दिन कोई न कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती थी और उसके घर वालों को वो सब संभालना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन प्रभास अपनी पत्नी मीनाक्षी को ऑफिस की एक पार्टी में लेकर जाता है। वहाँ प्रभास का बॉस आकर मीनाक्षी से कहता है, क्या बात है मीनाक्षी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। प्रभास सच में बहुत किस्मत वाला जो आपके जैसी जीवन संगिनी उसकी जिंदगी में आई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभास ने जब मीनाक्षी का इतना शालीन जवाब सुना तो उसने राहत की सांस ली और मन ही मन बोला, शुक्र है भगवान का कि मेरी पत्नी ने कोई नई आफत खड़ी नहीं की और मेरे बॉस को कोई अजीब सा जवाब नहीं दिया, वरना मैं आज ये सब कैसे संभाल पाता। कुछ भी कहिए मीनाक्षी जी, आप बहुत अच्छी हैं। बस प्रभास को भी काम के लिए थोड़ा और समर्पित होना चाहिए। ये थोड़ा आलसी है, आप इसे समझाती क्यों नहीं? अब अपने पति की बुराई सुनकर मीनाक्षी अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पाती और प्रभास के बॉस पर ही बरस पड़ती है। देखिए बॉस साहब, मेरे पति सबसे पहले ऑफिस जाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि वॉचमैन की जगह वो आपके ऑफिस का ताला भी खुद ही खोले? मेरे पति हमारे घर के डिनर प्लान, फंक्शन और मूवी के प्लान कैंसिल करके भी रविवार के दिन ऑफिस जाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि वो मुझसे तलाक लेकर ऑफिस में शिफ्ट हो जाएं? और आप कह रहे हैं कि मेरे पति समर्पित नहीं है। अरे जब मेरे पति की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो आपको अपनी कंपनी का घाटा याद आने लगता है, और जब अपने दोस्तों में कंपनी की तारीफ करनी होती है
तो आप कहते हैं कि मेरी कंपनी करोड़ों के मुनाफे में है। आए बड़े बोलने वाले कि मेरे पति समर्पित नहीं है। मीनाक्षी की ये तीखी बातें सुनकर अब प्रभास का बॉस भी समझ जाता है कि उसकी जबान पर लगाम नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वहीं प्रभास, उसे समझ नहीं आता कि वो अपने बॉस का सामना कैसे करेगा। लेकिन बॉस मीनाक्षी पर गुस्सा होने की जगह खुश होकर कहता है, मीनाक्षी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। भले ही आपने कड़वा बोला, लेकिन सच बोला। शायद प्रभास की इन खूबियों को मैं भी नहीं देख पाया था कि वो अपने परिवार का समय भी काम को देता है। सच में जब भी वो मुझे तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहता था तो मैं उसे टाल देता था। मैंने देखा है कि हर कोई मेरे आगे हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन आप पहले इंसान हैं जिन्होंने सच बोला। प्रभास, तुम्हें बहुत अच्छी जीवन साथी मिली है। प्रभास ये बात सुनकर खुश हो जाता है और बॉस वहाँ से चला जाता है। प्रभास प्यार से मीनाक्षी के गालों पर हाथ रखकर कहता है, मीनाक्षी, इस बार तो हम बच गए, लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगा कि अपनी जुबान पर थोड़ी लगाम रखा करो। हर बार इतना ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। कभी कभी ये बातें किसी के दिल को लग सकती हैं, रिश्ते खराब कर सकती हैं। अभी प्रभास ये कह ही रहा था कि तभी वहाँ से एक वेटर बहुत सारे गिलास लेकर गुजर रहा था। उस वेटर की उम्र कम से कम 55 साल रही होगी। तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वो एक अमीर औरत की साड़ी पर ड्रिंक गिरा देता है। वो औरत उस बुजुर्ग वेटर पर चिल्लाने लगती है, अरे जब काम करना बस की बात नहीं होती तो क्यों आते हो यहाँ? तुम्हारी औकात भी है, इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी तुमने मेरी। माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। मेरा संतुलन बिगड़ गया था, इसीलिए ड्रिंक गिर गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी माफी मांगने से मेरी इतनी महंगी ड्रेस ठीक हो जाएगी क्या? तुम्हारा घर बिक जाएगा इस ड्रेस की कीमत चुकाने में। प्रभास ने मुस्कुराते हुए मीनाक्षी की तरफ देखा और उससे बोला, देखो मीनाक्षी, यहाँ पर तुम्हें अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाना चाहिए। मुझे तुम पर गर्व होगा अगर तुम उस औरत को मुंहतोड़ जवाब दो, लेकिन ध्यान रखना, जब घर के बड़े कुछ बोले तो सर झुकाकर सुनना भी चाहिए। अब मीनाक्षी को अपने पति का समर्थन मिल गया था। वो तुरंत उस औरत के पास पहुंचती और कहती है, अरे ये क्या मैडम, अब तो आपकी ड्रेस और भी ज्यादा गंदी हो गई है। मुझे लगता है कि अब आपको इस पार्टी से चले जाना चाहिए और घर जाकर इस ड्रेस का शोक मनाना चाहिए। आपको शर्म नहीं आती अपने पिता समान आदमी पर इस तरह चिल्लाते हुए? इंसान की ड्रेस तो दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन खोया हुआ स्वाभिमान वापस नहीं आता। हमें स्कूल में किताबें इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि हम इंसानों की इज्जत करना सीख सके, न कि इस तरह किसी गरीब को जलील करे। मीनाक्षी की बातें सुनकर वहां खड़े सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि वो औरत बहुत अमीर थी और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे जुबान लड़ा सके। लेकिन प्रभास की बहू की जुबान पर तो लगाम ही नहीं थी। प्रभास भी बहुत खुश होता है। वो औरत मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तो प्रभास की माँ कमला कहती हैं, बहू, आज जो तूने किया वो बिल्कुल ठीक था। उन पड़ोसनों को भी तूने सही जवाब दिया था। अगर कोई हमारे घर आकर हमारे ही सामने दूसरों की तारीफ करे तो किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन बहू हो सके तो इतना साफ बोलना थोड़ा कम कर दे, क्योंकि ये समाज है, यहाँ कभी कभी गलत के आगे भी झुकना पड़ता है। इसके बाद मीनाक्षी अपनी सास और अपने परिवार से ये वादा करती है कि वो कभी कभी सहना भी सीखेगी, क्योंकि सहनशीलता से भी इंसान के अंदर संतुलन बनता है। लेकिन वो साथ ही ये भी साफ कह देती है कि जहाँ वो कुछ गलत दिखेगी वहां चुप नहीं रहेगी और मुंहतोड़ जवाब देगी। ई लो अजय भाई, तोहार पान। लाओ लाओ जो स्वाद तुम्हारे पान में है ना बिरजू, कसम से वो बात किसी और के पान में है ही नहीं। उधर दूसरी तरफ सुमित्रा सुबह से कुड़कुड़ाहट किए जा रही थी। सोचा था बहू घर में आएगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। वो रोज आंगन के पौधों को पानी देगी, लेकिन मेरे पौधे तो कितने ज्यादा मुरझा गए हैं। बहू को तो इनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब तो बल्कि मुझे पौधों के साथ साथ उसके मुंह पर भी पानी डालकर उसे उठाना पड़ता है। उधर कुछ औरतें आपस में खड़े होकर बातें कर रही थी। अरे तुमने उस कमला की बेटी के बारे में सुना? पता नहीं कहाँ उस कलवे विक्की के चक्कर में फंस गई। हाँ, मैंने तो परसों रात को उसको पिछली गली में उसकी बाइक से उतरते हुए भी देखा था। खैर हमें क्या, जो मर्जी करे। अच्छा मैं चलती हूँ, बिट्टू के पापा के लिए खाना भी तो बनाना है। ये है तूफान मोहल्ला, लेकिन जिस मोहल्ले का नाम ही तूफान हो वहाँ भला शांति का सवाल भी कैसे पैदा हो सकता है। अगले दिन उसी मोहल्ले में रहने वाली अनीता अपनी गैलरी में धड़ाम से गिर पड़ती है। ओई मोरी मैया, मर गई रे मर गई। हाय हाय, ये पानी कहाँ से आया? अभी तो शीला यहाँ पोछा लगा कर गई थी। तभी उसकी नजर पड़ोसन की टंकी पर जाती है जिसका पानी बह रहा था, और वही थोड़ा पानी उनकी गैलरी में भी आकर गिर गया था।
अच्छा, तो ये सब इस बबीता का किया धरा है। जब से ये औरत मेरे पड़ोस में आई है ना, इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। कितना भी समझा लो लेकिन इसको समझ ही नहीं आता। आज तो इसकी खैर नहीं। अनीता अपनी पड़ोसन के घर जाती है। बबीता, ओ बबीता, दरवाजा खोल। बबीता दरवाजा खोलकर बाहर आती है। क्या हुआ? गरम गरम आग के अंगारे खाकर आई हो क्या जो इतना चिल्ला रही हो? चुप कर बबीता की बच्ची, और दिखा कहाँ है वो। अरे कौन, कहाँ है? सही कह रही हूँ मैं, तभी तो सुबह से मोटर ऑन करके उसे शाम तक चलाए रखती हो। तुम्हारी टंकी का पानी गिर गिर कर मेरी गैलरी में आने लगता है, जिसमें मैं फिसल कर गिर गई और मेरी कमर में चोट आ गई। इतनी मुश्किल से मेरी कमर का दर्द ठीक हुआ था और आज तुम्हारी वजह से मैं गिर गई और मेरी कमर में फिर से दर्द शुरू हो गया। जब से तुम तूफान मोहल्ले में आई हो, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो मेरी टंकी का पानी है, जहां मर्जी जाए, इससे तुम्हें क्या? अरे मेरी बला से वो नरक में जाए, मुझे क्या, लेकिन मेरी गैलरी में क्यों आ रहा है? अभी मैं तुम्हारे मकान मालिक से कहकर तुमसे एक घर ही खाली करवा देती हूँ। हा, बड़ी आई मुझे यहाँ से निकालने वाली। मैं भी देखती हूँ कौन हमसे घर खाली करवाता है। जो करना है कर ले। तभी बाहर खड़े उनके पति आपस में बात करते हुए, ये औरतों को भी लड़ने झगड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खैर हमें क्या, लड़ने दो इनको। चलो हम चलकर रामू की टपरी पर चाय पीते हैं। तूफान मोहल्ले का माहौल ही कुछ ऐसा था। आए दिन लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। हाँ, रहने दे तू गायत्री, मैं अच्छे से जानती हूँ ये जो रोज रोज मेरी छत पर तेरे कपड़े गिरते हैं, उन्हीं को लेने के बहाने तू मेरे घर आती है ना, और साथ ही मेरे घर पर नजर रखने को भी मिल जाता है। हाँ, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू तो किसी देश की प्रधानमंत्री है और मुझे शौक है तेरे यहाँ क्या चल रहा है ये पता लगाने का। अरे हवा चल रही है, अब हवा पर भला किसका जोर चलता है? अगर कभी कपड़े तेरी छत पर आकर गिर भी गए तो कौन सी मुसीबत आ गई तुझ पर? हाँ, लेकिन तेरा ना कभी कभी का नहीं ना, रोज का ड्रामा है, समझी? तुम ठीक कह रही हो गीता बहन। पता है पहले इसके कपड़े हमारी छत पर गिरते थे, अब तुम्हारी पर गिर रहे। सच में बड़ी चालाक औरत है ये। हा, आई बड़ी, तू खुद तो जैसे बड़ी दूध की धुली है ना। बताऊं क्या तू इसकी क्या क्या चुगली करती है मेरे घर आकर? वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में आती हूँ। आग में घी डालने आई रमा अपना नाम आते ही दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। वहीं एक घर में पति पत्नी की बहस चल रही थी। अरे एक सोने की चेनी तो मांगी है तुमसे, कौन सा तुमसे ताजमहल मांग लिया? अरे तुमसे अच्छा तो पड़ोस की नीलम का पति है, जो हर 3 महीने में उसे सोने की कोई न कोई चीज दिलवाता रहता है। अरे तो उसका पति बिजनेसमैन है, उसका कपड़ों का खूब बड़ा कारोबार है। वो सोना तो क्या, उसे हीरा भी ला कर दे सकता है। और मैं ठहरा मामूली सी नौकरी करने वाला। तभी कहती थी अपने माँ बाप को किसी अच्छे लड़के से शादी करवा दो, लेकिन उन्होंने तो न जाने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। उस तूफानी मोहल्ले का यही हाल था। ऐसे ही एक दिन, क्या बात है रेशमा, तू मुझे देखकर यूं हंस क्यों रही है? मेरे मुंह पर कोई चुटकुला लिखा हुआ है क्या? चुटकुला नहीं लिखा, तेरी तो शक्ल देखकर ही हंसी आ जाती है। और वैसे भी तुझ जैसी मुंह वाली को देखने से अच्छा है कि मैं किसी गटर के नाली को देख लूं। मेरे पास इतना समय नहीं है। तो तू कौन सा करिश्मा कपूर है, गिरगिट की तरह दिखने वाली औरत? चल चल जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो तेरी जुबान खींच लूंगी, समझी? चुड़ैल का और काम ही क्या होता है? तूने मुझे चुड़ैल कहा? अभी बताती हूँ तुझे। कोमल रेशमा के बाल पकड़कर खींचने लगती है और रेशमा भी उसके बाल पकड़कर जोर जोर से खींचने लगती है। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ते हुए झगड़ते हुए बाहर सड़क तक आ जाती है, जिससे सड़क पर जाम लग जाता है और गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। अरे कोई तो इन दोनों औरतों को समझाओ, इन दोनों ने तो पूरी की पूरी सड़क जाम करके रख दी है। लड़ाई झगड़ा मोहल्ले में ही करो, सड़कों पर नहीं। अरे ना भाई, ये मोहल्ले की औरतें ना बड़ी ही लड़ाकू होती हैं। इनके बीच पड़ना मतलब मुसीबत अपने गले में डाल लेना। ऐसे ही एक दिन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी से रिक्शा लेकर आता हूँ और तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। अब अनुज जल्दी से रिक्शे वाले को ढूंढने जाता है, लेकिन उस रोज शहर में रिक्शे वालों की हड़ताल थी, जिस कारण कोई भी रिक्शे वाला चलने को तैयार नहीं होता। तभी वहाँ रेशमा का पति तरुण आ जाता है। क्या बात है भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कोमल के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, कोई भी रिक्शे वाला चलने को तैयार नहीं है। आप घबराइए मत, भाभी को बाहर ले आइए, मैं जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता हूँ। अनुज कोमल को लेने चला जाता है। उधर रेशमा को जब ये बात पता चलती है तो वो भागती हुई कोमल के पास जाती है। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आप घबराइए मत, वो गाड़ी निकाल रहे हैं, जल्दी चलिए, चलिए जल्दी कीजिए। वो सभी रेशमा को लेकर अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर और दवाई देकर घर भेज देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आपस में इतनी लड़ाई हुई है, लेकिन फिर भी आप हमारे इतने काम आए। भाई साहब, अब 4 बर्तन होंगे तो टकराएंगे ही।
लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम एक दूसरे का साथ ही ना दे। और वैसे भी मुश्किल वक्त में सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रेशमा बहन। आओ मेरे गले लग जाओ। वो दोनों सब भुलाकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं। यही तो हर मोहल्ले में रहने वालों का प्यार होता है। लड़ाइयां चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन जो मुसीबत के वक्त काम आ जाए, सच्चा पड़ोसी भी तो वही है।